वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार दुबे आज आपको क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत वैद्युत बल और इससे संबंधित कूलम के नियम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या, ये समझ लेते हैं। हमने आवेशों के गुण में पढ़ा था कि दो सजातीय आवेश, सजाती का मतलब भी हम निकल बताया था, एक जैसी जाति वाले, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, दो सजातीय आवेश एक दूसरे के पास लाए जाने पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। और अगर ये आवेश विजातीय हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों एक बल द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैद्युत बल आकर्षणात्मक भी होता है और प्रतिकर्षणात्मक भी होता है। आकर्षणात्मक कब? जब दो आवेश विजातीय प्रकृति के हों, अलग अलग प्रकार के हों, एक धन एक ऋण। अगर ये दो आवेश एक दूसरे के नज़दीक हैं तो ये दोनों एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करेंगे। अगर दो सजातीय आवेश है, ये भी प्लस, तब ये दोनों एक दूसरे को एक बल द्वारा प्रतिकर्षित करते हैं। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को क्या नाम देंगे? वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वैद्युत बल क्या है? दो आवेश एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकते हैं। इस आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दो आवेशों के बीच एक बल लगता है तो उस बल का परिमाण कैसे निकालें, उस बल का अस्तित्व कितना हो, उस बल का मान कितना हो। तो इस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलम्ब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया, जिसे जनरली हम लोग कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो आते हैं कूलम्ब का नियम है क्या। तो सबसे पहली बात मेरी याद रखनी है आपको कि कूलम्ब का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए होता है, न कि दिशा। परिमाण कितना हो तो कूलम्ब क्या कहते हैं इसके बारे में कि जब दो आवेश, वो कैसे भी आवेश हो, सजातीय भी हो सकते हैं विजातीय भी हो सकते हैं, दो आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनके बीच लगने वाला यह वैद्युत बल अर्थात आकर्षणात्मक या प्रतिकर्षणात्मक बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से एक बार रिपीट करिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको गणितीय रूप में भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए इसको मैथमेटिकली समझते हैं। ये दो आवेशित पिंड हो गए, मान लो यह A हो गया और यह पिंड हो गया B। ये आवेशित है तो मान लीजिए इस पर आवेश Q1 हो गया, ये आवेशित है तो इस पर आवेश Q2, और इन पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी R है। यहाँ एक और बात आपको ध्यान देनी है कि कूलम्ब नियम में, अर्थात जब आप विद्युत बल का मान निकालने जा रहे हो तो दूरियां कहां से मापी जाती हैं? पिंडों के केंद्रों से। ध्यान दीजिए, ऐसा हमने कहीं एक और जगह पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण में। गुरुत्वाकर्षण बल भी कहां से ज्ञात किए जाते हैं? पिंडों के केंद्र से। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इस बल को हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं। यहां भी कहेंगे, जहां पर ये गुण आएगा, दूरी आप केंद्रों से मापोगे, वो सारे बल सेंट्रल फोर्स होंगे, केंद्रीय बल होंगे। तो कूलम्ब का बल अर्थात वैद्युत बल भी एक केंद्रीय बल है। ये जानकारी इकट्ठा रखिएगा। तो चलिए आते हैं अपने मैथमेटिकल फॉर्म पर, कूलम्ब्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म पर। ये दो पिंड A और B, पिंड A पर आवेश का परिमाण Q1, पिंड B पर आवेश का परिमाण Q2, और इनके बीच, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई? R। अगर इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला वैद्युत बल अर्थात कूलम्ब का बल F हो तो कूलम्ब क्या कहते हैं कि ये लगने वाला आकर्षणात्मक या प्रतिकर्षणात्मक बल, वैद्युत बल
इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के, और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। F व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये गणितीय रूप हो गया। अब आते हैं इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करिए। समीकरण 1 तथा 2 से F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये दोनों समीकरणों को हमने इकट्ठा कर दिया। अब आप समानुपाती का चिन्ह हटाइए। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक समानुपातिक नियतांक लगाते हैं। चलिए मान लीजिए वो समानुपातिक नियतांक K है। K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जहां K क्या है? एक समानुपातिक नियतांक है। तो अगर K समानुपातिक नियतांक है तो इस नियतांक का कुछ मान भी होगा। तो K का मान प्रयोग द्वारा K बराबर 1/4 पाई, यहाँ एक नियतांक के रूप में ही K का मान निकाला गया था। एक और नियतांक यहाँ आता है जिसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट, और इसका परफेक्ट वैल्यू इस पूरे पद का 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का परफेक्ट वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब इसके बारे, इस नियतांक के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अब आते हैं अपने कूलम के नियम की तरफ। F बराबर K का वैल्यू इसी रूप में आप लिखिएगा। न्यूमेरिकल्स में इसकी जगह 9 × 10⁹ सजाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ये कूलम के नियम का गणितीय रूप हुआ। यहाँ एप्सिलॉन 0, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एप्सिलॉन 0 है तो 0, इंग्लिश में कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का नाम क्या दीजिएगा आप? निर्वात या वायु का परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता भी कहते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसका मान एप्सिलॉन 0, ये 0 है, 0 लगा हुआ है तो निर्वात या वायु होगा, ध्यान दीजिएगा। और 0 छोड़कर यानी निर्वात या वायु छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो तो इसका मान भिन्न भिन्न होगा। मतलब ये जो एक नियतांक आया कूलम के नियम में जिसको हम लोगों ने नाम दिया एप्सिलॉन, इसका मान भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इसी पॉइंट को याद रखना है। एप्सिलॉन परावैद्युतांक का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। फिलहाल अभी हम लोग निर्वात या वायु के लिए है, तो निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस मान को आप सिद्ध कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर इतना। एप्सिलॉन 0 को यहाँ ले जाओ, ये इसको बटा में लाओ और कैलकुलेट करेंगे, तब एप्सिलॉन 0 के वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 8.854 × 10⁻12। प्रूफ के साथ ही आप चाहो तो घर पे गुणा भाग करके देख सकते हो, एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो ये हो गया एप्सिलॉन 0 का मान, अर्थात निर्वात या वायु का परावैद्युतांक। अब यहाँ एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछता है। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होना चाहिए? चलिए अपने कूलम्स लॉ में आते हैं। F बराबर कितना आया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई 1/f Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका SI मात्रक? ध्यान दीजिए,
इसका तो कोई नहीं मात्रक, ये तो अचर राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 Q2 आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर बटा में बल, न्यूटन, दूरी, मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कितना? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन जीरो के बारे में 2 पॉइंट हमारे पास उपलब्ध हो गए, एप्सिलॉन जीरो का मान और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र फिर से आ जाते हैं इस फॉर्मूले पर, एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई 1/f Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र हमें क्या मिल रहा है, ध्यान देना है। इसका तो कोई बीमीय सूत्र होगा नहीं, ये तो अचर है, नियतांक है। 1/f, f मतलब फोर्स, बल, बल का बीमीय सूत्र क्या जानते हो? mLT-2। आवेश, आवेश का बीमीय सूत्र हम बता चुके हैं, AT। दूसरा भी आवेश है, दूसरे पिंड का AT। अब बटा में दूरी का स्क्वायर है L स्क्वायर। सजाइए, m ऊपर जाएगा -1, L स्क्वायर इंटू L क्यू ऊपर जाएगा -3, T -2 है ऊपर जाएगा +2 और 2 ठो ये यहाँ है 4, और A इंटू ए स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा एप्सिलॉन जीरो के बारे में 3 महत्वपूर्ण बिंदुएं हमें प्राप्त हो गई। एप्सिलॉन जीरो अर्थात निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र कितना होता है? m-1 L⁻³ T4 A⁻²। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुएं हो गई एप्सिलॉन जीरो की। अब आप कहोगे कि सर अब कूलम नियम पर आते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो के बारे में होगे कूलम्स लॉ। यहाँ पर ये जीरो निर्वात के लिए है। कहोगे सर अगर निर्वात की जगह कोई अन्य माध्यम हो तो कूलम्स लॉ का क्या रूप होगा? बिल्कुल सही, यदि माध्यम निर्वात या वायु न होकर कोई अन्य माध्यम हो जिसका निरपेक्ष परावैद्युतांक एप्सिलॉन हो, तो ध्यान दीजिएगा निरपेक्ष परावैद्युतांक का मतलब होता है किसी के सापेक्ष नहीं, अपना खुद का स्वयं, किसी दूसरे के सापेक्ष नहीं। कोई माध्यम है, लोहा है तो लोहा का, पानी है तो पानी का, कोई दूसरा गैस है तो गैस का, कोई लिक्विड है तो उस लिक्विड का। तब एप्सिलॉन जीरो, ये तो निर्वात या वायु के लिए था, उसकी जगह एप्सिलॉन अब आ जाएगा। तब हमारा कूलम्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये कूलम नियम का ये रूप हो जाएगा जब निरपेक्ष परावैद्युतांक दिया गया हो। इक्वेशन 4 इसको रख लेते हैं। इसमें एक और रूप आता है, यदि किसी माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो सापेक्षिक परावैद्युतांक का मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष, जैसे यहाँ कोई द्रव है और यहाँ हवा है, तो द्रव के सापेक्ष हवा का, हवा के सापेक्ष द्रव का, 2 माध्यमों के सापेक्ष जब परावैद्युतांक दिया गया हो तब कूलम्स लॉ क्या होगा? तो सापेक्षिक परावैद्युतांक निकालने का एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। किसी भी माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक निकालने के लिए उस माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक बटा में हमेशा निर्वात या वायु के, ध्यान रखिएगा, सापेक्षिक परावैद्युतांक निकालने का सूत्र होता है, कंसेप्ट होता है
कि उस माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक, जिस किसी माध्यम का आप निकालने जा रहे हो, और बटा में ये फिक्स रहेगा निर्वात या वायु। ऊपर वाला का मान बदलते रहेगा, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग, पहले ही बता चुके हैं हर माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक एप्सिलॉन भिन्न भिन्न होगा। तो एप्सिलॉन, तब इस स्थिति में एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, तिरछे गुणा कर दीजिए, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, ये भी एप्सिलॉन निकालने का एक सूत्र हो गया। तब हमारा कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 बटा में r²। ये फॉर्मूला किसी भी माध्यम के लिए है। किसी भी माध्यम में आपको दो आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालना हो, वैद्युत बल निकालना हो, स्थिर वैद्युत बल निकालना हो, तो वहां पर ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको आप बोल रहे किसी भी माध्यम में, तो अभी तो आप बताए थे निर्वात में ये वाला, तो क्या इस फॉर्मूले में निर्वात वाला भी शामिल है? अगर आप कहते हैं कि ये किसी भी माध्यम के लिए है, तब तो ये वाला फॉर्मूला आपके इस समीकरण 5 में होना चाहिए, बिल्कुल। तो चलते हैं निर्वात या वायु के लिए। चलिए निर्वात या वायु का सापेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन r निकाल लो। अभी आपको किसी माध्यम का एप्सिलॉन r निकालने का सूत्र क्या बताए थे, यहां देखो, माध्यम का निरपेक्ष परावैद्युतांक बटा में एप्सिलॉन 0 हमेशा रहेगा। तो माध्यम तो हमारा निर्वात है, और निर्वात वाले को हम एप्सिलॉन 0 से सूचित करते हैं, तो एप्सिलॉन 0 और बटा में हमेशा रहेगा एप्सिलॉन 0। तब तो ये कटकर 1 हो जाएगा, बिल्कुल। तो आप इसको भी याद रखोगे, निर्वात या वायु का परावैद्युतांक, सापेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है, 1। निर्वात या वायु का सापेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है, 1। तब हमारा कूलम्स लॉ क्या हो जाएगा, 1 F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r तो 1 हो गया, इंटू Q1 Q2 बटा में r²। ये हमारा हो जाएगा। और इसको आप निर्वात वायु वाले फॉर्मूले से मिलाकर देखो, निर्वात या वायु में हमने यही फॉर्मूला निकाला था, तो ये हो गया हमारा कूलम्ब का